नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम हल कराने वाले हैं कक्षा 12 बायोलॉजी का एक वायरल बोर्ड पेपर हल कराने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जो 70 अंक में पेपर पूछा जाता है अब आप 70 में से 65 प्लस अंक करके आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ अपना क्या कर लेना, रोल नंबर भर लेना, यहाँ आप अपना नाम भर लेना और देखिए मुद्रित पृष्ठों की संख्या 7 है और 153 यह क्या है, यह विषय कोड है और 348 GL यह पेपर कोड है, इसको आपको याद रखना है और 2026 जीव विज्ञान का यह पेपर है। अब देखिए इसके आगे देखिए समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया रहेगा। पूर्णांक आपका 70 अंक का रहेगा और देखिए नोट है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया रहेगा। और देखिए निर्देश फर्स्ट है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी आपको सभी प्रश्न करना है। और दूसरा निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी जो प्रश्न है वो कितने अंक के हैं उनके सम्मुख मतलब उनके सामने ही दर्शाए गए हैं। तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको इसके आगे बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलता है। आपको सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न करना होगा और 4 बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहेंगे। तो देखिए प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी आपको प्रश्न पढ़ना है, जो आंसर सही हो आपको अपने कॉपी मतलब उत्तर पुस्तिका मतलब कॉपी में आपको लिखना है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर का है, डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एडिज जो मच्छर है यह डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। अब देखिए जो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है वह आपका है, प्रश्न नंबर ख है, टेपिटम परत का कार्य होता है। तो टेपिटम परत का कार्य क्या होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, परागकणों को पोषण प्रदान करना। यानी जो टेपिटम परत का कार्य होता है उसका कार्य होता है परागकण जो होता है पोलिन ग्रेन उसको पोषण प्रदान करता है, यानी खाना प्रदान करता है, पोषण देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर ग है, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान से काटता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, पॉलीमरेज, यानी पॉलीमरेज जो एंजाइम है यह डीएनए को विशिष्ट स्थान से क्या करता है, काटता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपसे घ पूछा गया है, निम्न में से कौन सा आभासी फल नहीं है। 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए रहेंगे और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, आम एक आभासी फल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। तो ये रहे आपके 4 मुख्य बहुविकल्पी प्रश्न जो पूछा जाता है। अब देखिए इसके आगे आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है और ये भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न आपका 1 अंक का होता है, कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 का है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो आपको सिंपल में इस प्रकार से लिख देना है, हम उत्तर के साथ आपको बताएंगे। तो देखिए आपको इस प्रकार से लिख देना है, यहाँ देखिए आपको लिख देना है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली, देखिए इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं को सर्टोली कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। इतना आपको लिख देना है, आपको 1 अंक यहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर ख है, MTP और ZIFT का पूरा नाम लिखिए। यानी इसमें देखिए फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, वही पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म को ही पूरा नाम कहा जाता है। तो फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और फुल फॉर्म आपको याद रख लेना है, मतलब आपको 2-4 फुल फॉर्म याद रख लेना है, वहीं से पूछा जाएगा। तो देखिए MTP का फुल फॉर्म होगा, M से होगा मेडिकल, T से होगा टर्मिनेशन ऑफ और P से होगा प्रेगनेंसी, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP का फुल फॉर्म हो जाएगा। और देखिए ZIFT का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी जो ZIFT का फुल फॉर्म होगा वो आपका हो जाएगा जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो इस प्रकार से यहाँ से भी आपको 1 अंक मिल जाता है।
अब इसके आगे देखिए आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर ग है अनुवांशिकता की इकाई क्या है। आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अनुवांशिकता की इकाई क्या है। और ये भी आपसे 1 अंक में पूछा जाता है। और अनुवांशिकता की इकाई क्या है तो आपको उत्तर में लिख देना है सीधे में, अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई जीन है। यानी अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई क्या होती है, जीन होती है। और यहाँ से भी आपको 1 अंक मिल जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर घ है अनुवांशिक कूट में कितने प्रकूट कोडांश त्रिक होते हैं। मतलब अनुवांशिक कूट में कितने प्रकूट कोडांश त्रिक होते हैं। तो देखिए आपको उत्तर में लिखना है इस प्रकार से, अनुवांशिक कूट में कुल 64 प्रकूट होते हैं। ये सब आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इग्नोर नहीं करना है दोस्तों, आप लोग को इसको याद ही कर लेना है। तो अनुवांशिक कूट में कुल 64 प्रकूट होते हैं। अब देखिए इसके आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर अंग है वाहित मल क्या है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, वाहित मल क्या है, ये भी आपसे 1 अंक में पूछा जाता है। तो उत्तर में आपको लिखना है घरों, उद्योगों और अन्य सार्वजनिक स्थान से नालियों के जरिए बहने वाला अपशिष्ट जल जिसमें मुख्य रूप से मानव अर्थात मनुष्य, मानव मलमूत्र और कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वाहित मल कहलाते हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है सिंपल में, और यहाँ से भी आपको 1 अंक मिल जाएंगे। तो ये रहे आपके 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1-1 नंबर वाले। अब देखिए इसके आगे आपसे पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ से आपको ये आपके 2 अंक वाले हैं। देखिए ये आपके 2 अंक वाले हैं, और यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 का है अनिषेक फलन किसे कहते हैं। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनिषेक फलन किसे कहते हैं। 23 फरवरी यानी कल आपके बोर्ड पेपर में ये छपने का पूरा चांस है। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है जब बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। ऐसे फलों में बीज नहीं पाए जाते हैं, यानी ऐसे फल में क्या होता है कि बीज जो होता है, बीजा जिसे बोला जाता है, बीज नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको सिंपल में लिख देना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर देखिए प्रश्न नंबर ख है बहुब्रूढ़ता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी बहुब्रूढ़ता पर आपको छोटा सा टिप्पणी लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर डालना है हेडिंग, और इसमें आपको लिखना है, और ये भी आपके 2 अंक में पूछा जाता है। और देखिए उत्तर में आपको लिखना है जब एक ही बीज के अंदर 1 से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं या निकल आते हैं तो उसे बहुब्रूढ़ता कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, बहुब्रूढ़ता कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है बहुब्रूढ़ता पर संक्षिप्त टिप्पणी। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ प्रश्न नंबर आपसे ग है पूछा गया है बीटी फसलें क्या है, इनके नाम लिखिए। यानी बीटी फसलें क्या है, इनके आपको नाम लिखना है। और ये भी आपके 2 अंक में पूछा जाता है। देखिए उत्तर में आपको लिखना है ऐसे फसलें जिनमें जैव प्रौद्योगिकी की मदद से कीटों से लड़ने की क्षमता पैदा की जाती है उन्हें बीटी फसलें कहते हैं। सिंपल में आपको इस प्रकार से उत्तर दे देना है, आपको 2 अंक मिल जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर घ आपसे पूछा गया है वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में क्या अंतर है। देखिए अंतर भी पूछा जाता है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, देखिए इस प्रकार से आपको कॉलम बना लेना है दोस्तों। इस प्रकार से आपको 2 कॉलम बना लेना है, एक और आपको ये वासेक्टोमी और एक तरफ आपको ये जो है ट्यूबेक्टोमी, यहाँ आपको लिख देना है। लिखने के बाद दोनों में अंतर आपको इस प्रकार से लिख देना है। या आप चाहें तो जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं, आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। तो देखिए वासेक्टोमी, देखिए यहाँ वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में अंतर। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है ये दोनों परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां हैं। इतना आपको लिखने के बाद इसमें आपको पहला इस प्रकार से पॉइंट डाल के इसमें आपको वासेक्टोमी लिख देना है, और इसमें आपको पुरुष नसबंदी, मतलब वासेक्टोमी को पुरुष नसबंदी कहा जाता है हिंदी में। तो इस प्रकार से आपको लिखने के बाद इसके आगे आपको लिखना है, आपको ब्लैक पेन से इतना लिख देना है। फिर इसके आगे आपको लिखना है ब्लू पेन से
इसमें पुरुष की शुक्रवाहिका को काटकर बांध दिया जाता है। किसमें? वासेक्टोमी में। वासेक्टोमी जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है कि इसमें पुरुषों की शुक्रवाहिका को काटकर बांध दिया जाता है। इतना लिखने के बाद अब इसके आगे आपको क्या करना है, अब आपको दूसरा पॉइंट इस प्रकार से डाल देना है, ट्यूबेक्टोमी, और जिसे महिला नसबंदी कहा जाता है, मतलब इसका हिंदी है ट्यूबेक्टोमी का। तो इसमें आपको लिखना है, इसको भी आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करके इस प्रकार से, इसके आगे आपको ब्लू पेन से लिखना है, इसमें महिला की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, लिख देना है। तो ये है आपका वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में अंतर। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो आपका है प्रश्न नंबर 3 का अंग है, सहजीविता से आप क्या समझते हैं। सिंपल में उत्तर आपको दे देना है। इस प्रकार से उत्तर आपको हेडिंग डालेंगे तो इसमें आपको लिख देना है, जब दो अलग अलग जातियों के जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है तो इसे सहजीविता कहते हैं। यानी क्या होता है कि जब दो अलग अलग प्रकार के प्रजाति के जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों से लाभ होता है तो उसे सहजीविता सिंपल में कहा जाता है, सहजीविता कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। यहाँ से भी आपको 2 अंक मिल जाएंगे और ये सब आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको याद रख लेना है। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है पूछना, और ये आपके पूरे 3 अंक में पूछे जाते हैं, 3 अंक में पूछे जाते हैं। और लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए 2 है और प्रश्न नंबर 4 का है, प्रश्न नंबर 4 का पूछा जा रहा है, कैंसर क्या है, इसके बचाव व उपचार का उल्लेख कीजिए। ये 3 अंक में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और देखिए आपको लिखना कैसे है। तो देखिए इस प्रकार से आपको उत्तर आपको हेडिंग डाल देना है और इसमें आपको लिखना है, जब शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती और पुरानी कोशिकाओं के नियमों को तोड़ देती हैं तो उसे कैंसर कहते हैं। इस प्रकार से आपको सबसे पहले डिफिनेशन यह है, परिभाषा आपको इस प्रकार से लिख देना है, जब शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती है और पुरानी कोशिकाओं के नियमों को तोड़ देती है तो उसे कैंसर कहते हैं। अब क्या करना है इसके आगे, अब आपको ब्लैक पेन से इस प्रकार से कैंसर के बचाव, इस प्रकार से आपको हेडिंग डाल देना है और इसमें आपको लिखना है, इसके आगे आपको इस प्रकार से लिख देना है, तंबाकू, धूम्रपान और शराब से दूर रहना, हानिकारक रेडिएशन जैसे यूवी किरणें हो गए और एक गामा किरणें हो गए, यूवी किरणें से बचाना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। ये क्या होता है, ये कैंसर से बचाव होता है, इससे ही कैंसर की बचाव होता है। इस प्रकार से आपको कैंसर से बचाव हेडिंग डालेंगे तो उसके आगे आपको इस प्रकार से लिख देना है। अब इसके आगे क्या करना है, आपको कैंसर का उपचार हेडिंग डालना है और इसमें आपको लिखना है, शल्य चिकित्सा, विकिरण चिकित्सा, रासायनिक चिकित्सा और प्रतिरक्षा चिकित्सा। यानी इतने चिकित्सा हैं जो कैंसर के उपचार हैं। और देखिए अगर ये आपसे 5 अंक में पूछा जाए तो आपको क्या कर देना है, शल्य चिकित्सा क्या होता है आपको इसी को विस्तार में लिख देना है, विकिरण चिकित्सा क्या होता है इसको आपको क्या कर देना है, विस्तार में लिख देना है, रासायनिक चिकित्सा क्या होता है इसको आपको विस्तार में लिख देना है, आपको 5 अंक मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है कैंसर क्या होता है। और अब देखिए इसके आगे आपका अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 4 का है, शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ से आपको 3 अंक मिल जाएंगे। यानी शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध क्या होता है आपको छोटा सा टिप्पणी लिख देना है। तो देखिए उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है, देखिए इसके आगे आपको इस प्रकार से लिखना है, शारीरिक रोध, देखिए यहाँ रोध है, मिस्टेक हो गया है तो यहाँ आपको रोध लिख देना है, शारीरिक रोध। और इसमें आपको लिखना है, यह शरीर में रोगाणुओं के प्रवेश को रोकने वाली पहली रक्षा पंक्ति है। इतना आपको लिखने के बाद इसमें आपको उदाहरण इस प्रकार से ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना है और इसमें आपको लिखना है, हमारी त्वचा मुख्य भौतिक रोध है, इसके अलावा श्वसन, जनन मूत्र पथ के स्तर की श्लेष्म झिल्ली, सूक्ष्म जीवों को
फंसाकर उन्हें शरीर के अंदर जाने से रोकती है, यानी यही शारीरिक रोध है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब इसके आगे आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट इस प्रकार से डालना है, कोशिकीय रोध। और इसमें आपको लिखना है, देखिए इसमें आपको कोशिकीय रोध में लिखना है, यदि रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो रक्त में मौजूद विशेष कोशिकाएं उन्हें नष्ट कर देती हैं। यानी कोशिकीय रोध में आपको यही लिखना है, यदि रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाती हैं तो रक्त में मौजूद विशेष कोशिकाएं, मतलब जो खून है, रक्त है, उसमें ऐसे मौजूद कोशिकाएं होती हैं जो उन्हें नष्ट कर देती हैं, किसको, रोगाणु को। और फिर इसमें आपको उदाहरण इस प्रकार से डालने के बाद इसमें आपको लिखना है, श्वेत रक्त कणिकाएं जैसे न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये कोशिकाएं रोगाणुओं को भक्षण करके उन्हें खत्म कर देती है, यानी भक्षण कर लेता है, उनको खा लेता है और उनको नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, उदाहरण डाल के आपको लिख देना है कोशिकीय रोध में। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। अब देखिए इसके आगे जो आपसे प्रश्न पूछा गया है आपका है प्रश्न नंबर 4 का ग है, विसंयोजन के नियम पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी 3 अंक में पूछा जाता है। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है, यह मेंडल का प्रथम नियम है जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यानी विसंयोजन के नियम पर टिप्पणी आपको इसी प्रकार से लिखना है, यह मेंडल का प्रथम नियम है जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। वहीं आप लोग मेंडल जानते होंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल उनका पूरा नाम है, जो मटर पर प्रयोग किया था, सिद्धांत मतलब मटर पर जो प्रयोग किया था। अब देखिए इसके आगे आपको क्या कर देना है, इस प्रकार से सिद्धांत हेडिंग डालना है और इसमें आपको लिखना है, इस नियम के अनुसार जब किसी लक्षण के दो कारक एक साथ आते हैं तो वे आपस में मिश्रित नहीं होते हैं, यानी आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। युग्मक बनते समय ये कारक एक दूसरे से अलग अर्थात पृथक जिसे बोला जाता है, अलग हो जाते हैं। फिर इतना आपको लिखने के बाद फिर इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे आपको परिणाम इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है और इसमें आपको लिखना है, प्रत्येक युग्मक को 2 में से केवल एक ही कारक प्राप्त होता है, इसी कारण युग्मक हमेशा शुद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यदि जनक कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो आधे युग्मक टी वाले होंगे, यानी आधे टी वाले होंगे और आधे स्मॉल टी बनेंगे। तो इस प्रकार से आपका परिणाम हो जाता है। तो ये हो गया आपका प्रश्न। अब देखिए इसके आगे जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो आपका है प्रश्न नंबर 4 का ग है, एड्स क्या है। ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 23 फरवरी यानी कल आपके बोर्ड पेपर में ये पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। तो एड्स क्या है, इसके फैलने के कारण और रोकथाम के 3 उपाय बताइए। तो देखिए उत्तर में आपको इस प्रकार से लिखना है, उत्तर में आपको सबसे पहले क्या कर देना है, परिभाषा इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है और इसमें आपको लिखना है, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है। यह HIV द्वारा होता है। HIV एक विषाणु है, HIV द्वारा होता है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मतलब इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती है, यानी एकदम कमजोर कर देता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को एकदम कमजोर कर देता है। तो इस प्रकार से आपको परिभाषा लिख देना है मतलब एड्स का। और फिर इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे आपको लिखना है परिभाषा के नीचे आपको फैलने के कारण, यानी एड्स जो है बीमारी वह कैसे फैलता है, किस प्रकार फैलता है। तो देखिए सबसे पहला आपको फैलने के कारण में सबसे पहला पॉइंट डालना है और इसमें आपको लिखना है, संक्रमित व्यक्ति के साथ सुरक्षित यौन संबंध बनाने से। तो आप लोग जानते हैं यौन संबंध, तो यौन संबंध बनाने से क्या होता है, एड्स फैलता है। और दूसरा पॉइंट आपको डालना है फैलने के कारण में और इसमें आपको लिखना है, संक्रमित रक्त का
रक्त या रक्त उत्पादों के चढ़ाने से, यानी संक्रमित रक्त, रक्त मतलब खून, मतलब संक्रमित अगर खून है तो उससे भी क्या होगा, ये जो एड्स है, वायरस है, यह फैल जाएगा। अब देखिए अगला आपको फैलने के कारण में आपको तीसरा पॉइंट डालना है और इसमें आपको लिखना है संक्रमित सुइयों के साझा उपयोग से, यानी आप लोग जानते हैं एक सुई किसी को लगाया गया है और उसी को फिर दोबारा किसी को लगाया जाए तो उससे यह एड्स फैल सकता है, यानी संक्रमित सुइयों के साझा से। तो ये हो गया। अब क्या करना है आपको, देखिए अब इसके आगे आपको फैलने के कारण में चौथा पॉइंट डाल के इसमें आपको लिखना है संक्रमित माता की गर्भस्थ शिशु को अपरा, देखिए अपरा है, अपर नहीं है, ये अपरा है, मिस्टेक हो गया, अपरा के माध्यम से, यानी जो बच्चा माता के पेट में जो अपरा रहता है उसमें पलता है, उसमें रहता है, तो उससे भी यह क्या होता है, एड्स फैलता है। तो इस प्रकार से आपको फैलने के कारण में इस प्रकार से 4 पॉइंट डाल के आपको लिख देना है। तो ये हो गया एड्स क्या होता है। अब देखिए इसके आगे आपको लिखना है एड्स में रोकथाम के उपाय। अभी देखिए अब अभी आपने फैलने के कारण देखा, अब देखिए रोकथाम के उपाय, यानी एड्स को कैसे रोका जाए। तो देखिए रोकथाम के उपाय में अब आपको पहला पॉइंट डालना है और इसमें आपको लिखना है हमेशा नई विसंक्रमित सुइयों का उपयोग करना चाहिए, यानी हमेशा क्या करना चाहिए, नई सुई का उपयोग करना चाहिए। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर सुई लगाया जा रहा है तो उसको मतलब उसके लिए एक ही सुई हो, यानी दूसरे का सुई से न लगाया जाए। तो हमेशा नई विसंक्रमित सुइयों का उपयोग करना, विसंक्रमित यानी विशेष रूप से जो संक्रमित न हो। तो इस प्रकार से आपका पहला पॉइंट हो जाता है। अब देखिए आपको दूसरा पॉइंट इस प्रकार से डालना है रोकथाम के उपाय में और इसमें आपको लिखना है रक्त चढ़ाने से पहले उसकी सही ढंग से जांच करनी चाहिए कि वह HIV मुक्त है या नहीं। ये आपको दूसरा पॉइंट डाल के लिख देना है इस प्रकार से रोकथाम के उपाय में। और देखिए रोकथाम के उपाय में आपको तीसरा पॉइंट इस प्रकार से डालना है और इसमें आपको लिखना है लोगों को एड्स के बारे में जागरूक कराना चाहिए जैसे देखिए NACO और NGO के माध्यम से। तो इस प्रकार से आपको इसमें तीसरा पॉइंट डालने के बाद रोकथाम के उपाय में आपको लिख देना है। एड्स में आपको रोकथाम के उपाय में आपको इस प्रकार से तीसरा पॉइंट डाल के आपको लिख देना है। अब देखिए आपको क्या करना है, रोकथाम के उपाय में अब आपको चौथा पॉइंट डाल देना है। देखिए यहाँ आपको चौथा पॉइंट डाल देना है और इसमें आपको लिखना है सुरक्षित यौन संबंधों से बचाना चाहिए। इस प्रकार से आपको चौथा पॉइंट डाल देना है। तो ये आपका हो जाता है एड्स क्या होता है, परिभाषा और जो बचाव है, ये सब आपका हो जाता है। आपको इस प्रकार से पॉइंट डाल के लिख देना है। अब देखिए इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे आपसे पूछा गया है अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 4 का अंग पूछा गया है PCR क्या है। PCR क्या है, यह भी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PCR जिसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोला जाता है। तो PCR क्या है, इसके विभिन्न चरणों को समझाइए। तो उत्तर में आपको लिखना है PCR का पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, यानी PCR का पूरा नाम क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। यह आपके मतलब पेपर में 1 नंबर में भी पूछा जाता है। तो देखिए PCR का पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। इसका उपयोग DNA के एक छोटे खंड की अरबों प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है। इसके 3 मुख्य चरण हैं, यानी जो PCR है इसके क्या है, 3 मुख्य चरण है, प्रमुख चरण है। वे कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला है आपका चरण, इस प्रकार से पहला पॉइंट डालना है और इसमें आपको निष्क्रियकरण हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखना है, ये पहला चरण है उच्च ताप मतलब 94 डिग्री सेल्सियस। उच्च ताप कितना होना चाहिए, 94 डिग्री सेल्सियस पर DNA के दोनों धागे अलग किए जाते हैं, यानी DNA के दोनों धागों को 94 डिग्री सेल्सियस पर अलग किया जाता है, यानी गर्म कर। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें दूसरा पॉइंट तपनुशीलन डालना है। तपनुशीलन डालने के बाद इसमें आपको लिखना है कम तापमान पर प्राइमर्स को DNA स्टैंड से जोड़ा जाता है। आपको दूसरा पॉइंट डाल देना है और तीसरा पॉइंट आपको डाल के लिखना है विस्तार आपको हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखना है, देखिए इस प्रकार से आपको
विस्तार हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखना है टैंग पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से नए डीएनए सूत्र का निर्माण होता है। इस प्रकार से आपको पॉइंट डाल के लिख देना है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए इसके आगे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर घ है 4 का, शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए शुक्राणु का नामांकित चित्र आपको बनाना है, पूछा जा रहा है। तो पहले ही ऑलरेडी मैं इसको मतलब बता रखा हूं कैसे शुक्राणु का संरचना बनता है। आप जाके हमारे चैनल शशांक न्यू क्लासेस उस पर देख सकते हैं, आपको अच्छा पूर्वक समझाया गया है। तो यहाँ मतलब थोड़ा जगह की कमी है इसलिए नहीं बना के दिखा पाएंगे आप जाके वहां आसानी पूर्वक देख सकते हैं। तो देखिए ये भी आपके 3 अंक में पूछे जाते हैं शुक्राणु का नामांकित चित्र। सिर्फ आपको शुक्राणु का नामांकित चित्र बना देना है, यानी चित्र बनाकर उसको नाम अंकित कर देना है, बस 3 अंक मिल जाएंगे। तो देखिए इसके आगे प्रश्न नंबर 4 का 6 है, मानव में प्रतिरक्षी इम्यूनिटी कितनी प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। और ये भी 3 अंक में पूरे पूछे जाते हैं। तो देखिए मानव प्रतिरक्षी इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। और 3 अंक में पूछा जाता है। तो उत्तर में आपको लिखना है मानव शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। मुख्य रूप से यह 2 प्रकार का होता है, यानी मानव प्रतिरक्षी जो होता है यह मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो देखिए पहला आपका है, पहला प्रकार है, इसमें आपको इस प्रकार से पहला पॉइंट डाल के इसमें आपको हेडिंग डालना है सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा। और इसमें आपको लिखना है यह प्रतिरक्षा जन्म के समय से ही हमारे शरीर में क्या होता है, मौजूद रहता है। इस प्रकार से आपको लिख देना है यह प्रतिरक्षा जन्म के समय से ही मौजूद होती है हमारे शरीर में। फिर इसमें देखिए फिर आपको इसमें लिखना है, इसी में आपको सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा में आपको दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है यह शरीर में बाहरी कारकों के प्रवेश को रोकने के लिए एक सामान्य रक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करती है। उदाहरण के तौर पर देखिए त्वचा हो गया, लार हो गया और पेट का अम्ल, ये सब हो गए, मतलब ये सब रक्षा करते हैं। सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा में इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए इसके आगे आपको क्या करने देना है, दूसरा आपको पॉइंट इस प्रकार से डालना है और इसमें आपको हेडिंग इस प्रकार से डालना है उपार्जित या अनुकूलनीय प्रतिरक्षा। और इसमें आपको लिखना है यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद जीवन काल के दौरान हासिल की जाती है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। और इसमें भी आपको पहला इस प्रकार से पॉइंट डाल के इसमें लिखना है यह विशिष्ट होती है और इसमें स्मृति का गुण होता है। इसमें मतलब याद करने का गुण होता है, जिससे शरीर दोबारा उसी रोगजनक के आने पर तेजी से हमला करता है। यानी रोगाणु है, ये रोगाणु मिस्टेक हो गया है, रोगाणु के आने पर तेजी से हमला करता है। और फिर इसमें आपको दूसरा पॉइंट डाल देना है इस प्रकार से। और इसमें आपको लिखना है, देखिए इसके आगे इसमें आपको लिखना है इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला हो गया सक्रिय और दूसरा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इस प्रकार से आपको मतलब लिख देना है उपार्जित या अनुकूलित प्रतिरक्षा में आपको इस प्रकार से लिख देना है। तो ये हो गया आपका मतलब। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 का। देखिए प्रश्न नंबर 5 का है, आपसे पूछा जा रहा है और ये भी 3 अंक में पूछा जाता है। और देखिए बायोलॉजी के पेपर में 3 अंक वाले प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। और देखिए प्रश्न नंबर का पूछा जा रहा है आपसे समजाजता पर टिप्पणी लिखिए। यानी समजाजता क्या होता है आपको मतलब टिप्पणी लिखना है, छोटा नहीं, आपको टिप्पणी लिखना है। तो आपको इस प्रकार से उत्तर डालना है हेडिंग और फिर परिभाषा हेडिंग डालूंगा। तो इसमें आपको लिखना है ऐसे अंग जो उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं लेकिन अलग अलग कार्यों के लिए अनुकूलित होने के कारण कार्य में भिन्न हो सकते हैं, उन्हें समजात या समजाजता अंग कहते हैं। इस घटना को समजातता कहते हैं, यानी उन्हें समजात अंग कहते हैं
और इस घटना को समजाजता कहते हैं या कहलाता है। इस प्रकार से आपको परिभाषा में लिख देना है। अब देखिए इसके आगे अब आपको क्या करना है, अब आपको उदाहरण इस प्रकार से हेडिंग डालना है और इसमें आपको लिखना है पक्षी के पंख, बिल्ली का पंजा और मनुष्य के हाथ, इन सब की हड्डियों की मूल संरचना जैसे ह्यूमरस एक जैसी है। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण में लिख देना है। अब देखिए इसके आगे अब आपको क्या कर देना है, महत्व आपको लिखना है, यानी आपको महत्व इस प्रकार से लिखने के बाद हेडिंग और इसमें आपको लिखना है यह अपसारी विकास को दर्शाता है जिससे पता चलता है कि इनके पूर्वज समान थे। इस प्रकार से आपको महत्व में लिख देना है। तो ये भी आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 का ख आपसे पूछा जा रहा है और ये भी आपके देखिए प्रश्न नंबर 5 का ख है हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए और ये भी 3 अंक में पूछा जाता है और ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी आप क्वेश्चन है। तो देखिए हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन आपको इस प्रकार से करना है, उत्तर फिर आपको सिद्धांत हेडिंग डालना है, फिर इसमें आपको लिखना है यह सिद्धांत बताता है कि एक बड़े या यादृच्छिक रूप से संभोग करने वाले जनसंख्या में जब तक कोई विकासवादी प्रभाव नहीं हो तो तब तक जलील आवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती हैं। तो इसी प्रकार से आपको सिद्धांत लिख देना, हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन इसी प्रकार से आपको कर देना है। अब देखिए इसमें आपको इस प्रकार से लिखना है इसे गणितीय रूप में निम्न प्रकार लिखा जाता है, यानी जो हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत है इसे गणितीय रूप में किस प्रकार लिखा जाता है इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसको इस प्रकार से गणितीय रूप में लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर आई। इस प्रकार से इसे गणितीय रूप में लिखा जाता है। फिर जहां देखिए p और q दो अलग अलग एलिल्स की आवृत्ति हैं और फिर इसके आगे देखिए इसके आगे आपको इसमें लिखना है हार्डी में, इसमें आपको लिखना है शर्तें मतलब आपको इस प्रकार से हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखना है यह स्थिरता तभी बनी रहती है जब वहां जीन प्रवाह उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन न हो रहा हो। तो इस प्रकार से आपको शर्तें में लिख देना है। अब देखिए इसके आगे आपसे प्रश्न नंबर 5 में ग पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 5 के ग है, ग प्रश्न है लघु बीजाणु धानी। देखिए लघु बीजाणु धानी और गुण बीजाणु धानी में अंतर लिखिए। अंतर पूछा जाता है, 3 अंक में आपसे पूछा गया है। तो लघु बीजाणु धानी आप लोग जानते हैं जिसे पुंकेसर परागकोश जिसे कहा जाता है, परागकोश होता है ये, और गुण बीजाणु धानी ये स्त्री केसर अर्थात मादा भाग होता है, ये नर भाग होता है लघु बीजाणु धानी, और गुण बीजाणु धानी क्या होता है, यह मादा भाग स्त्री भाग होता है। तो उत्तर इस प्रकार से आपको हेडिंग डालना है और इसमें आपको 2 कॉलम इस प्रकार से बना लेना है। एक में आपको लघु बीजाणु धानी आपको लिख देना है, दूसरी ओर आपको गुण बीजाणु धानी इस प्रकार से हेडिंग 2 डाल देना है। 2 डालने के बाद इसमें आपको लिखना है पहला लघु बीजाणु धानी पहला पॉइंट इस प्रकार से डालने के बाद लिखना है यह परागकोश में पाई जाती है। यानी क्या होता है लघु बीजाणु धानी में परागकोश, मतलब इसमें यह लघु बीजाणु धानी में ही यह परागकोश पाया जाता है। अब देखिए आपको गुण बीजाणु धानी में भी पहला पॉइंट डालना है और इसमें आपको लिखना है यह बीजांड के भीतर पाई जाती है, यानी जो बीजांड होता है उसके या भीतर अंदर पाया जाता है। आपको गुण बीजाणु धानी में पहला पॉइंट डालने के बाद इसी प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए आपको क्या करना है, अब इसके आपको आगे लघु बीजाणु धानी में दूसरा पॉइंट डालना है और इसमें आपको लिखना है इसमें परागकणों लघु बीजाणु का निर्माण होता है। यानी लघु बीजाणु धानी में क्या होता है, परागकणों का निर्माण होता है जिसे लघु बीजाणु धानी कहते हैं, लघु बीजाणु का निर्माण होता है कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, लघु बीजाणु धानी में इस प्रकार से आपको पॉइंट डालने के बाद लिख देना है। अब देखिए जो गुण बीजाणु धानी है इसमें भी आपको दूसरा पॉइंट डालना है और इसमें आपको लिखना है इसमें भ्रूणकोश का निर्माण होता है। यानी इसमें क्या होता है, भ्रूणकोश का निर्माण होता है जिसे गुण बीजाणु कहते हैं। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको अगला पॉइंट डालना है। देखिए अब आपको लघु बीजाणु धानी में
यहाँ देखिए आपको लघु बीजाणु धानी में आपको तीसरा पॉइंट डालना है और इसमें आपको लिखना है एक पराग कोश में आम तौर पर 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। यानी एक पराग कोश में आप लोग पराग कोश देखते होंगे, कुछ इस प्रकार से होता है पराग कोश। और इसको जब आप काटेंगे तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इस प्रकार से 4 इसमें क्या होते हैं, लघु बीजाणु धानियां होती हैं। मतलब छोटी बीजाणु धानियां होती हैं, लघु बीजाणु धानियां होती हैं। तो इस प्रकार से परागकोश आपसे प्रश्न में पूछा जाता है, परागकोश का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आपको लघु बीजाणु धानी में आपको तीसरा पॉइंट डालने के बाद लिख देना है एक पराग कोश में आमतौर पर 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। और फिर आपको क्या कर देना है, गुरु बीजाणु धानी में आपको तीसरा पॉइंट डालना है और इसमें आपको लिखना है एक बीजांड में सामान्यतः एक ही कार्यात्मक गुरु बीजाणु होता है। इस प्रकार से आपको तीसरा पॉइंट गुरु बीजाणु धानी में डालने के बाद लिख देना है। अब देखिए आपको क्या कर देना है, अब आपको लघु बीजाणु धानी में चौथा पॉइंट डालना है और इसमें आपको लिखना है यह नर युग्मक बनाने में सहायक है। यानी देखिए यह नर युग्मक बनाने में सहायक है, इसीलिए इसे जो लघु बीजाणु धानी है इसे क्या बोला जाता है, इसे नर जननांग बोला जाता है, कहा जाता है। और देखिए जो गुरु बीजाणु धानी है इसमें आपको चौथा पॉइंट इस प्रकार से डालना है और इसमें आपको लिख देना है क्या, यह मादा युग्मक बनाने में, देखिए इसके आगे चौथा पॉइंट डालने के बाद इसमें आपको लिखना है यह मादा युग्मक बनाने में सहायक होता है, मतलब सहायक है कौन, गुरु बीजाणु धानी। तो इस प्रकार से आपको लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी में क्या अंतर होता है आपको इसी प्रकार से पॉइंट डालने के बाद लिख देना है। अब देखिए इसके आगे आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह आपका है प्रश्न नंबर 5 का घ है समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। और ये भी आपके पूरे 3 अंक दिला के जाएंगे, 3 अंक में पूछा जाता है। तो देखिए उत्तर इस प्रकार से हेडिंग डालना है और इसमें आपको लिखना है जीव विज्ञान के अनुसार समष्टि की 3 मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब देखिए इसमें आपको पहला पॉइंट इस प्रकार से डालना है और आपको लिख देना है समष्टि के अनुसार जो 3 मुख्य विशेषताएं हैं। पहला देखिए पहला है विशेषता जन्म दर और इसमें आपको लिखना है एक निश्चित समय अवधि के दौरान समष्टि में पैदा हुए नए जीवों की औसत संख्या को जन्म दर कहते हैं। इस प्रति 1000 व्यक्तियों के आधार पर, मतलब इसको प्रति 1000 व्यक्तियों के आधार पर मापा जाता है। समष्टि के आकार को बढ़ाने में इसकी मुख्य भूमिका होती है। इस प्रकार से आपको जन्म दर में लिख देना है। आपको मतलब जो 3 मुख्य विशेषताएं हैं उनमें से आपका पहला विशेषता हो गया। अब देखिए आपको दूसरा विशेषताएं आपको डालना है इस प्रकार से मृत्यु दर और इसमें आपको लिखना है एक निश्चित समय अंतराल में समष्टि के उन जीवों की संख्या जो मर जाते हैं मृत्यु दर कहलाती है। यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो समष्टि की संख्या बढ़ती है और यदि कम हो तो संख्या घटती है, यानी घट जाती है। तो इस प्रकार से आपको मृत्यु दर दूसरा आपको पॉइंट डालने के बाद इसमें आपको लिख देना है। अब आपको क्या कर देना है, अब आपको तीसरा मुख्य विशेषताएं आपको इस प्रकार से डालना है लिंग अनुपात और इसमें आपको लिखना है एक समष्टि में नर एवं मादा की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र की समष्टि में 60% मादा और 40% नर हो सकते हैं। यह समष्टि की प्रजनन क्षमता और भविष्य की वृद्धि मतलब बढ़ोतरी को समझने में मदद करता है। इस प्रकार से आपको लिंग अनुपात मतलब पॉइंट उसमें हेडिंग डालने के बाद इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो ये हो गया आपका प्रश्न के मतलब आपका हो गया। अब देखिए इसके आगे आपका प्रश्न नंबर 5वां कच्चा है अफीम क्या है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पूछा जा रहा है अफीम क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है। तो आपको उत्तर इस प्रकार से डालने के बाद इसमें आपको लिखना है, यह भी 3 अंक में पूछे जाने वाला प्रश्न है। देखिए आपको उत्तर में लिखना है अफीम एक नशीली पदार्थ है जो दूध की तरह दिखने वाली लैटेक्स से बनता है। किससे बनता है, लैटेक्स से बनता है। अगर आपको मतलब उत्तर याद नहीं है तो आप इसी प्रकार से बनाकर उसमें लैटेक्स आप ब्लैक पेन से लिख देते हैं तो आपको पूरा अंक मिल सकता है।
मतलब जो मेन शब्द है उन्हें आपको याद रखना है। तो लेटेक्स से बनता है। यह मुख्य रूप से दर्द निवारक और नशीली दवाओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है। दवाओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है। देखिए की जो है ये आपका मिस्टेक हो गया है, तो के निर्माण में किया जाता है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए इसमें आपको क्या कर देना है, पहला पॉइंट इस प्रकार से प्राप्त करने की प्रक्रिया डालना है और इसमें आपको लिखना है अफीम पोस्त। देखिए पोस्त पौधे से प्राप्त होता है, यानी जो अफीम जो है नशीली पदार्थ वह किस पौधे से प्राप्त होता है, तो वह पोस्त के पौधे से प्राप्त होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइपेवर सोमनीफेरम है। देखिए इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाता है, पाइपेवर सोमनीफेरम है। तो इस प्रकार से आपको प्राप्त करने की प्रक्रिया में आपको इसी प्रकार से लिख देना है। अब देखिए इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे आपको दूसरा पॉइंट डाल देना है अफीम में, और इसमें आपको लिखना है इसमें मार्फिन, कोडीन और थीबाइन जैसे कई एल्कालाइड्स पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है अफीम में। अब देखिए ये आपका अफीम क्या होता है आपका कंप्लीट हो जाता है प्रश्न। अब देखिए इसके आगे जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, ये जो हम आपको प्रश्न बता रहे हैं ये सारे ही आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए अब इसके आगे प्रश्न नंबर 5 का अच्छा पूछा जा रहा है, प्रतिरक्षी अणु किस संरचना का, मतलब देखिए प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल एक चित्र बनाइए। यहाँ किसी हो गया है, मिस्टेक हो गया है, तो प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र यहाँ होगा, स नहीं रहेगा। देखिए यहाँ स नहीं रहेगा, सिर्फ की रहेगा। प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र बनाइए, ये भी आपके 3 अंक में पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको क्या कर देना है, प्रतिरक्षी अणु आप लोग जानते हैं प्रतिरक्षी अणु कैसे बनता है, हम आपको वीडियो ला के दिखा देंगे कैसे बनता है। बस इसी के बाद इस पेपर कराने के बाद, इसको कराने के बाद, और तो मतलब इसमें हम बना नहीं पाएंगे, जगह ज़्यादा नहीं है, इसलिए तो हम आपको बता देंगे प्रतिरक्षी अणु कैसे बनता है, उसको हम दिखा देंगे। तो इसको आपको प्रश्न याद करना है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए इसके आगे आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है और ये आपके 5 अंक वाले प्रश्न है। अब देखिए यहाँ से आपके 5 अंक वाले प्रश्न पूछना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 5, देखिए प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से आप क्या समझते हैं, यानी निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। पहला है जीवन की उत्पत्ति, इससे आप क्या समझते हैं इसको आपको लिखना है। दूसरा ख है ऑस्ट्रेलोपिथेकस आदिमानव, यानी जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है आदिमानव यह क्या है, इस पर भी आपको लिखना है। और आगे देखिए ग है संक्रामक रोग, यानी संक्रामक रोग क्या होता है आपको इसको भी मतलब लिखना है, क्या होता है संक्रामक रोग। और इसके आगे देखिए घ है डार्विनवाद एक वैज्ञानिक है, डार्विनवाद क्या होता है इस पर भी आपको मतलब लिख देना है आपको, जो कुछ आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आगे आपको समझ आ जाएगा क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं, तो इसी प्रकार से आपको पूछा जा रहा है, तो इसी में आपको सभी को आपको लिख देना है। आप लिख देंगे तो आपको यहाँ से क्या होगा, आपको 5 अंक मिल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से क में आपको जीवन की उत्पत्ति हेडिंग डालना है और इसमें आपको लिखना है, देखिए इस प्रकार से इसमें आपको लिखना है जीवन की उत्पत्ति, इसका अर्थ पृथ्वी पर निर्जीव पदार्थों से सजीव इकाइयों के विकास की प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार करोड़ों वर्ष पहले सरल रसायनों के मेल से कोशिका का निर्माण होता है, जिससे जीवन का आरंभ होता, देखिए जिससे जीवन का आरंभ हुआ है। देखिए जीवन की उत्पत्ति, इसका अर्थ है पृथ्वी पर निर्जीव पदार्थों से सजीव इकाइयों के विकास की प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार करोड़ों वर्ष पहले सरल रसायनों के मेल से कोशिका का निर्माण हुआ, जिससे जीवन का आरंभ हुआ, मतलब जिससे क्या हुआ, जीवन का आरंभ हुआ। इस प्रकार से आपको जीवन की उत्पत्ति में आपको लिख देना है। अब देखिए इसके आगे आपको दूसरा पॉइंट, दूसरा प्रश्न आपको इस प्रकार से प्रश्न नंबर, देखिए यहाँ प्रश्न नंबर ख में आपको
पिथेकस, इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, आपको हेडिंग डालना है आदि मानव, और इस प्रकार से आपको पूरा हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखना है यह मानव विकास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। यानी जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है यह क्या है, यह मानव विकास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण मतलब जरूरी कड़ी है। यह लगभग 40 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में पाए जाते थे। यानी देखिए इसके आगे, ये 40 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में पाए जाते थे। इनकी मुख्य विशेषताएं यह थी कि ये 2 पैरों पर सीधे चल सकते थे। हालांकि इनका मस्तिष्क आधुनिक मानव की तुलना में छोटा था। तो इसी प्रकार से आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस आदि मानव पर आपको इसी प्रकार से लिख देना है क्या होता है। अब देखिए इसके आगे जो आपका तीसरा आपसे पूछा गया है तीसरा प्रश्न ग संक्रामक रोग क्या है। तो देखिए संक्रामक रोग भी क्या होता है, इसको आपको लिख देना है क्या होता है। तो इस प्रकार से संक्रामक रोग हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखना है वे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हवा, पानी, भोजन द्वारा यह सीधे संपर्क द्वारा फैलते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। तो देखिए एक बार फिर देखिए, वे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हवा, पानी, भोजन या सीधे संपर्क द्वारा, देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, या सीधे संपर्क द्वारा फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर इसके आगे देखिए, यह रोग सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। उदाहरण में आपको लिखना है जैसे संक्रामक रोग में, उदाहरण के तौर पर देख लीजिए टाइफाइड रोग हो गया, हैजा हो गया और जुकाम। ये क्या होते हैं, ये मतलब संपर्क में आने पर रोग होते हैं। तो इस प्रकार से आपको संक्रामक रोग लिख देना है, यानी ये संक्रमित होता है मतलब फैलता है। ये जो रोग होते हैं टाइफाइड, हैजा और जुकाम, ये संक्रमित मतलब फैलने पर होते हैं रोग। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए इसके आगे आपका अगला प्रश्न नंबर घ पूछा गया है। निम्नलिखित में जो आप पूछा गया था प्रश्न नंबर घ है, डार्विनवाद क्या है। देखिए डार्विनवाद क्या होता है, इसको भी आपको इसी प्रकार से लिख देना है। डार्विनवाद इस प्रकार से हेडिंग डालने में इसमें आपको लिखना है चार्ल्स डार्विन का पूरा नाम चार्ल्स डार्विन। तो इस प्रकार से आपको लिखना है चार्ल्स डार्विन द्वारा किए गए जैव विकास के सिद्धांत को डार्विनवाद कहते हैं। इसका मुख्य आधार प्राकृतिक वर्ण है, जिसका अर्थ है कि प्रकृति केवल उन्हें जीवन मतलब इसका अर्थ है जिसका अर्थ है कि प्रकृति केवल उन्हें जीवन को चुनौती देती है। मतलब उन्हीं, देखिए यहाँ उन्हीं रहेगा, उन्हीं जीवन को चुनौती देती है जो वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेती है और जीवित रहने के लिए, इसके आगे देखिए, जीवित रहने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको डार्विनवाद पर आपको इसी प्रकार से डार्विनवाद क्या होता है आपको इसी प्रकार से लिख देना है। तो देखिए इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है, जो आपका 5 अंक में प्रश्न पूछा जा रहा है। अब देखिए इसके आगे आपका प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है। प्रश्न नंबर 7 ये भी आपका 5 अंक में पूछे जाने वाला प्रश्न है और इसमें देखिए अथवा करके प्रश्न दिए गए हैं। और देखिए प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा गया है मानव जीनोम परियोजना की मुख्य विशेषताओं और इसके लक्ष्यों का विस्तार वर्णन कीजिए। यानी मानव जीनोम परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसके लक्ष्यों का विस्तार से वर्णन करना है, आपको वर्णन कर देना है आपको इसी प्रकार से। और ये भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए अथवा करके दिया गया है, अगर आपको ये पहला प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं। सहायक जनन प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, इसके अंतर्गत आने वाली विभिन्न विधियां जैसे
IVF, आप लोग जानते हैं IVF क्या होता है। ZIFT GIFT का वर्णन आपको कर देना है। तो इसी प्रकार से आपको IVF आप लोग जानते हैं इंदिरा, इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म जो होता है आपको इसी प्रकार से मतलब बना के आपको लिख देना है। IVF क्या होता है, ZIFT क्या होता है आपको इसी प्रकार से लिख देना है। यह कैसा तकनीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसी प्रकार से आपको मतलब बना के लिख देना है। अब देखिए इसके आगे अथवा करके दिया था, अगर आपको पहला प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप दूसरा कर सकते हैं। अब देखिए इसके आगे आपसे प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8 और ये भी आपके पूरे 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है, जैव विविधता किसे कहते हैं? जंतुओं की जात विविधता, देखिए 72%, पादपों अर्थात पेड़ों की, पादपों की जो जैव विविधता है वह 22% की तुलना में कहीं अधिक क्यों है? इसके कर्म को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए अथवा करके दिया गया है, अगर आपको पहला प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप दूसरा भी प्रश्न कर सकते हैं, और ये भी आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए प्रश्न है। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न है अथवा करके दिया गया है, जैव विकास को परिभाषित कीजिए। आपको जैव विकास जो है उसका आपको परिभाषा लिख देना है। जो विकास को परिभाषित कीजिए। पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति के सिद्धांत को, जैसे मतलब जो पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई है उसके सिद्धांत को आपको क्या कर देना है, समझाना है, लिख देना है। जैसे डार्विनवाद हो गया, लैमार्कवाद हो गया, ये सब जो वैज्ञानिक हैं का संक्षिप्त वर्णन आपको कर देना है, छोटा सा आपको वर्णन कर देना है। तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको पहला प्रश्न नहीं आ रहा है जैव विविधता तो आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं, और ये जितने प्रश्न मैं आपको बताया सब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, तो दोस्तों ये रहे आपके लिए मतलब जो बायोलॉजी का मैंने आपको प्रश्न कराया, ये सारे प्रश्न आपके लिए बेहद ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको इनको क्या कर देना है, आपको क्या कर देना है 23 फरवरी यानी कल आपको मतलब कल से पहले ही आपको क्या कर देना है, आपको इसको याद कर लेना है, समझ लेना है। अगर आप इतने प्रश्न को समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको 70 में से 65 प्लस अंक आपका कहीं नहीं गया है। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो मिलता हूँ अगला टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।